जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मैं महाराजगंज से 17 किलोमीटर उत्तर एक जमुई पंडित गांव पड़ता है। जमुई पंडित गांव का मैं रहने वाला हूं, जहां व्यक्ति किन्हीं परिस्थितियों में ट्रेन से गिरता है, वहां 123C में प्रोविज़न है कि उन सबों को 8 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया जाए। जितने ज़िले हैं एटलीस्ट 75 सदस्यों की संख्या या तो 75 कर दिया जाए, या तो 3 जिलों का राष्ट्रीय से निर्धारित कर दिया। ये तो बहुत अच्छी चीज़। बेटिया हमारी MBBS कर रही है, 2nd ईयर में है। अच्छा। और बेटा क्लास 9th में है। ये तो सच है कि भगवान है, फिर विधाता की पहचान है। ने एक स्लोगन लिखा रखा, यदि आप हमारी सेवा से संतुष्ट नहीं हैं तो मुझसे कहें, यदि आप मेरी सेवा से संतुष्ट हैं तो औरों से कहें। गोरखपुर की एक माटी की महक है, जो हम लोग कहीं बाहर से आते हैं तो एक बार जब गोरखपुर आते लगता नहीं अपने शहर आ गए। बिल्कुल है भीम सरोवर कुंड, यहाँ सब व्याधि विनाशक पानी है ताल रामगढ़ अति सुंदर, नौकायन दृश्य नज़ारा है, आध्यात्म ज्ञान का सागर, गीता प्रेस हमारा प्यारा है। आप वाकई आस्थावान व्यक्ति हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होता है कि हम किसी के काम आ जाएं, और जब एक युवा अगर अपने श्रेष्ठतम कार्यों से अपनी सार्थकता को प्रमाणित करे, तब ये माना जाता है कि हमारे भारत का जो भविष्य है वो उज्जवल है। क्योंकि पूरे दुनिया में 65% आबादी युवाओं की है भारत में। भारत संपूर्ण दुनिया का युवा देश कहा जाता है। युवाओं की ताकत एक दूसरे का सहारा बन सके, तो इसके लिए हमें युवाओं को प्रेरित करने की भी ज़रूरत पड़ती है। एक ऐसा युवा जिसने अपनी मेहनत से एक बेहतर मुकाम तो बनाया ही है, सामाजिक जीवन में भी आपने अपने आप को एक बेहतर स्थिति प्रदान की है। चूँकि आपका संबंध वकालत से है, आप युवा अधिवक्ता हैं, और भी सारे क्षेत्रों में आपकी लगातार सहभागिता बनी रहती है। तो आज हमने सोचा कि भाई अपने युवा साथी से बात करें। नाम तो मैं बता रहा हूँ कि द्वारिकाधीश मणि त्रिपाठी हैं आप, और हम लोग इस समय उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर ज़िले में हम लोग हैं इस समय। और द्वारिकाधीश मणि जी गोरखपुर सिविल कोर्ट में आप वकालत करते हैं, यद्यपि आप जो है रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल की वकालत आप करते हैं। द्वारिकाधीश जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। ये बताइए कि आप जो है क्यों आप जैसे पढ़ाई लिखाई होती है, बहुत सारे सपने होते हैं, तो क्यों आपने वकालत को ही चुना? क्या कहेंगे? यही से बात शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने शुरू किया। सबसे पहले अपना परिचय बता दूं, जैसा कि आपने मेरा नाम बता ही दिया, द्वारिकाधीश मणि त्रिपाठी मेरा नाम है, और मैं महाराजगंज से, आप अगर उत्तर साइड में चलेंगे तो 17 किलोमीटर उत्तर एक जमुई पंडित गांव पड़ता है। जमुई पंडित गांव का मैं रहने वाला हूं, जो निचलौल तहसील के अंतर्गत आता है। दूसरा प्रश्न आपने जो किया था कि आपने वकालत ही क्यों चुना, बड़ा अच्छा इसके साथ एक इतिहास जुड़ा हुआ है। मेरे इस आवास पर जहां आप बैठे हैं, इसी बेतिहाता आवास का एक किराएदारी का मुकदमा चलता था, जो पंडित कैलाश पति त्रिपाठी जी जो सिविल के एडवोकेट हुआ करते थे, वो पिताजी जाते थे और देखते थे। उस समय मैं क्लास 6 में पढ़ता था। तो उनकी एक प्रेरणा कहिए कि या उनका एक उद्बोधन कहिए कि मणि जी, आप लोगों के घर के बच्चे अगर वकालत प्रोफेशन में जाएंगे तो उनको किसी चीज़ की इस तरह की कमी नहीं रहे, तो वकालत को वकालत की तरह से करेंगे, एक सेवा भाव रहेगा। तो एक बच्चे को अपने वकालत ज़रूर पढ़ाइएगा। और वही पिताजी का उद्बोधन रहा। पिताजी अभी स्वस्थ और प्रसन्न हैं, तो उन्हीं के उद्बोधन पर मैं वकालत शुरू किया, और एक सेवा भाव लेकर के शुरू किया, जो आज इस मुकाम पर हूँ, जो भी हूँ, आज सेवा ही करता हूँ। आपके पिताजी सेवा में थे
नहीं, पिताजी हमारे खेती किसानी से ही संबंधित थे और खेती बाड़ी हमारी चूँकि घर की एक अच्छी खेती बाड़ी थी जिससे जीवन यापन एक अच्छे तरीके से किया जा सकता, तो खेती बाड़ी में ही पिताजी रहे और गांव से ही देखभाल। कई भाई रहे होंगे पिताजी? पिताजी मेरे एक बड़े पिताजी हुआ करते थे जो दूसरे भाई थे, जो यहीं संस्कृत के उपाचार्य होकर के गोरखपुर यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए। अच्छा अच्छा, क्या नाम था? पंडित राजकिशोर मणि त्रिपाठी। अच्छा, और आपके पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का नाम है ना साहब? हाँ, पिताजी हैं। पिताजी का नाम श्री ब्रज किशोर मणि त्रिपाठी है। माताजी आपकी? माताजी भी हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं। क्या नाम है माताजी का? श्रीमती क्षमा त्रिपाठी। अच्छा अच्छा जी, मतलब पूरा परिवार आपका इस समय गोरखपुर में रह रहा है? जी, आवास पर ही। तो आप कितने भाई और बहन हैं? बहरहाल तो 2 भाई 5 बहन हैं। मेरे गुरुजी जो प्रोफेशनल गुरुजी हैं श्री कृष्ण बिहारी दुबे जी हैं। अच्छा अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति व्यथित है इससे, रेल में कहीं उसे दुर्घटना हो गई या कोई परिजन उसमें उसकी मृत्यु हो गई जी, तो क्या है व्यवस्था, कैसे उसको जो है पता चलेगा कि हमारे लिए रेल मंत्रालय के द्वारा या सरकार के द्वारा ये व्यवस्था है कि हमें कुछ उसमें प्रतिकर मिल सकता है? जी। क्या है इसमें, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या है व्यवस्था, क्या बताएंगे? रेलवे एक्ट बना हुआ यहाँ के लिए जो हमारे अधिकारों के लिए है। बहुत कम लोग इसको जानते हैं कि रेल दुर्घटना में यदि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होता है या रेल की वजह से कहीं कहीं होता क्या है, मेन ट्रेन एक्सीडेंट होता है, 124A में प्रोविज़न है। 123C में अनटूवर्ड इंसिडेंट का अनापेक्षित घटना। अच्छा, तो दोनों में बड़ा बिग डिफरेंस है 123C और 124A में। तो यह प्रोविज़न है, जैसे कहीं रेल दुर्घटना 2 ट्रेनों का कॉलिजन है, वहाँ दुर्घटना होती तो वहाँ स्पॉट कंपनसेशन देने का प्रोविज़न है। लेकिन जहाँ व्यक्ति किन्हीं परिस्थितियों में ट्रेन से गिरता है वहाँ 123C में प्रोविज़न है कि उन सबों को 8 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया जाए। होता क्या है, बहुत सारे अभी हम लोग पूर्वांचल की तरफ से हैं, पूर्वांचल में अभी वह शिक्षा का कह सकते हैं कि अभाव है, अभी भी अभाव है। अच्छा, इसमें एक मुश्त व्यवस्था है 8 लाख? एक मुश्त 8 लाख है मृत्यु की दशा में। मृत्यु की दशा में उसमें शेड्यूल बने हुए हैं, जैसे एक पैर की हानि पे क्या है या एक हाथ की हानि पे। अच्छा, घायल अवस्था में? घायल अवस्था में तो वो अलग शेड्यूल बने हुए, करीब 25 शेड्यूल से ऊपर बने हुए जो हम लोगों को कंपनसेशन के शेड्यूल डिसाइड करते हैं। अच्छा, तो जैसे मृत्यु की दशा में 8 लाख रुपए, चाहे आपकी इनकम कुछ भी हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, एज कुछ भी रहे, इनकम कुछ भी रहे। यही मोटर एक्सीडेंट क्लेम में ये बिल्कुल अलग होता है, उसके एज और इनकम पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से मल्टीप्लायर लगता है। लेकिन इसमें क्या है कि 8 लाख रुपए फिक्स है, चाहे वो बहुत बड़ा व्यक्ति हो या फिर कोई एक छोटा कर्मचारी हो, बिल्कुल फिक्स है। हाँ जी, उसकी आमदनी हो या ना हो यदि मृत्यु हुई है, उसमें बस 2 चीज़ें हम लोगों को क्लियर करनी रहती। एक अनटूवर्ड इंसिडेंट, अनापेक्षित घटना कैसे हुई, और दूसरा वह एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट वह बोनाफाइड पैसेंजर था कि नहीं, एक सद्भावी यात्री था कि नहीं, यही देखना रहता है। अच्छा, तो सद्भावी यात्री में जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है टिकट ले लिया है तो उसी को सद्भावी यात्री कहेंगे आप? एग्जैक्टली, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं और उसमें विभिन्न सारे हाई कोर्ट सब आ चुके हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में भी रीना देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी आया, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ही रेशियो डिसेंडाई कह सकते हैं, एक विनिश्चय आधार हुआ इस RCT में। इसी तरह से 50 किलोमीटर की यात्रा पे यदि किसी व्यक्ति का अगर तो इसमें जो है, इसमें क्या डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट? बता रहे हैं, वहीं पर मैं पहुंच रहा हूँ। अच्छा, टिकट ना भी रहे तो बोनाफाइड माना जाएगा, यदि 50 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा कर लिया। इस तरह के विभिन्न सारे हाई कोर्ट में इसी तरह से रीना देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी आया, उसमें भी टिकट नहीं था, लेकिन एक आई विटनेस था जिसने ये बताया कि नहीं, हम वह टिकट लेकर के ही बैठा था, मैंने ही टिकट लेके बैठा था। कोर्ट ने उसको माना कि नहीं, वो टिकट एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है गायब हो गया हो, बैग एंड बैगेज। वह व्यक्ति अगर अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सका तो वो टिकट बहुत छोटी चीज़ होती है, छोटी चीज़ होती। तो टिकट गायब ही हो, ऐसी स्थितियों में भी बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने इसको माना है कि नहीं, वह बोनाफाइड पैसेंजर था। अच्छा, मृत्यु के मामले में तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि जो तंत्र है, जो व्यवस्था है हमारी, वो डेड बॉडी कलेक्ट करती होगी, पोस्टमार्टम होता होगा। 174 CRPC में पंचनामा की जब भी कार्यवाही होती है तो उसमें राय पंचांग का ओपिनियन लिया जाता है। अच्छा, तो राय पंचांग का जब ओपिनियन लिया जाता है तो वो स्वतंत्र गवाह होते हैं, वो अपनी राय देते हैं कि
बिग डिफरेंस है कि गाड़ी से गिरना या गाड़ी से कटना, गिरना और कटना। अच्छा, दोनों में अंतर है? बहुत अंतर है। अगर गाड़ी से वो गिरता है, इट मीन कि एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट ही वॉज ट्रेवलर, वह एक यात्री था। अगर गाड़ी से कटता है तो एक बार प्रिडिक्ट ये किया जा सकता है कि वो ट्रैक पार कर रहा होगा, कट गया होगा। ट्रेसपासर भी हो सकता है। ट्रेसपासर भी हो सकता है। तो ये बिग डिफरेंस है। तो राय पंचांग का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल ऐसे केसेस में होता है। अभी हाल फिलहाल में एक बॉम्बे हाई कोर्ट आया था, उसने बताया, बहुत ही बढ़िया फाइंडिंग आई थी। एक व्यक्ति था जिसका एक्सीडेंट हुआ, लोअर कोर्ट ने मतलब क्लेम ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया, बॉम्बे हाई कोर्ट में गया वो केस, और स्थितियां ये बनी कि बॉम्बे हाई कोर्ट में उसका मोबाइल बरामद हुआ लेकिन टिकट नहीं बरामद हुआ। हाई कोर्ट ने कहा मोबाइल वजनी होता है, मोबाइल नहीं उड़ सकता, लेकिन टिकट हल्का होता है और टिकट कभी भी उड़ सकता है गिरते समय। ऐसी स्थितियों में उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। टिकट न होने की स्थिति में उसे कंपनसेशन अवार्ड किया बॉम्बे हाई कोर्ट। कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर उतर रहा है, उस दरमियान उसका पैर फिसल गया और उसे वह इंजर्ड होता है, या ट्रेन से, डब्बे से, या यात्री से लड़के गिरता है, प्लेटफार्म पर गिर जाता है, तो क्या है इसमें जो है, क्या है डिफरेंस है इसमें, किस तरह से जो है इस दौरान उन्हें कोई कंपनसेशन मिल सकता है? नहीं, जैसे गिरने में जो एक्ट में जो प्रोविज़न है, जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल के अंतर्गत आएंगे अगर, तो उन्हें कंपनसेशन का प्रोविज़न है। अच्छा जी। तो मान लीजिए प्लेटफार्म पर गिरते हुए, अगर उतरते हुए गाड़ी से कोई व्यक्ति अगर जो है अगर इंजर्ड होता है तो क्या उस दायरे में आता है? हाँ बिल्कुल। अगर कोई शेड्यूल्ड इंजरी नहीं तो नॉन शेड्यूल्ड इंजरी है, 60,000 का कंपनसेशन। अगर वो 2 दिन 4 दिन भर्ती रहते हैं तो 60,000 कंपनसेशन का प्रोविज़न है उसमें। अच्छा, तो इस दरमियान उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उनको सूचना कहाँ देनी पड़ती है? मान लीजिए कोई इंजर्ड हो गया तो क्या उन्हें सूचना देनी पड़ती है, या रेलवे कर्मचारी उनकी ड्यूटी है कि वो ऐसे लोगों को जो है वो ले जाएं, हॉस्पिटलाइज कराएं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या है इसमें? तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति इंजर्ड होता है, रेलवे प्रिमिसेस में होता है, तो सबसे पहले वो सूचना एक मेमो जाती है स्टेशन मास्टर को। स्टेशन मास्टर तुरंत एक मेमो जारी करेगा संबंधित जीआरपी को कि संबंधित जीआरपी कृपया तुरंत एक्शन ले। तो संबंधित जीआरपी उसको जो भी उपचार होगा, या तो रेलवे का जो हॉस्पिटल है वो, या संबंधित जो चिकित्सालय है नज़दीक में हो, वो तुरंत भर्ती कराएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ, वो एक प्रोविजन। यानी अच्छा, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जो है इंजर्ड हुआ और जा कर के जो है वो किसी अपने स्वतः जो है किसी अस्पताल में उपचार हो करा रहा है, या वहाँ एडमिट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या प्रावधान है? ऐसी स्थिति में भी कंपनसेशन की कुछ वहाँ बिल्कुल, वो कहीं न कहीं से वो रेलवे से एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट वो यात्रा कर रहा था या प्रीमिसेस में था और दुर्घटनाग्रस्त, वो चीज़ उसे साबित करनी पड़ेगी, चाहे वो थ्रू जीआरपी या स्टेशन मास्टर को तुरंत सूचित दें, मतलब जैसे भी हो उसको लिंक होना चाहिए। अच्छा, मतलब ये सावधानी बरतनी चाहिए कि वो रेलवे का जो संबंधित अधिकारी है उसको एग्जैक्टली एक इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, प्रथम सूचना रिपोर्ट की क्या इसमें अहमियत होती है? जिससे मान लीजिए कि क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना जरूरी है? आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। प्रथम सूचना रिपोर्ट तो तुरंत आपको एक इस्तफाकिया तो दर्ज करा ही देना चाहिए। मतलब आपको एक तहरीर देनी है? एक तहरीर आप ना भी दीजिए, आप टेलीफोनिक दे दीजिए, तो स्टेशन मास्टर इस चीज़ को अपने शब्दों में लिख करके कि फला द्वारा एक सूचना दी गई कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, वो पर्याप्त है उस घटना को साबित करने के लिए या उसके कंपनसेशन के लिए या जो भी आगे प्रोसेस करने। अच्छा, तो क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप गोरखपुर जो है, गोरखपुर में रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल गोरखपुर में है जी, तो इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो क्या है, जो है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है इसका? पहले तो ऑल यूपी जो है 2 ही ट्रिब्यूनल हुआ करते थे, धीरे धीरे विस्तार हुआ तो पहले गोरखपुर में 37 जिले हुआ करते थे, जिसमें मिर्ज़ापुर भदोही तक सारे जिले गोरखपुर में आते थे। अब से ठीक 5 साल पहले तक 2019 में एक नया ट्रिब्यूनल बनाया गया, इलाहाबाद रेल दावाधिकरण, प्रयागराज रेल दावाधिकरण, तो उसमें करीब 16-17 जिले उसमें से कट गए इसी यूपी से, जिसमें से कुछ लखनऊ के भी जिले कट गए जो लखनऊ ट्रिब्यूनल में आते थे, वो जिले कट गए। तो कुल मिला 16-17 जिलों का वो ट्रिब्यूनल हो गया। फिर यहाँ करीब 24 जिले, अब तीन ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश में? आगे बता रहे हैं। अच्छा, 24 जिले बचे। फिर रिसेंटली लास्ट ईयर यानी 2023 से एक नया ट्रिब्यूनल बन गया, वाराणसी रेल दावाधिकरण। अच्छा, तो जिसमें से करीब
11 जिले यहाँ से फिर कट गए। इस समय गोरखपुर में 14 जिले हैं जो रेल दावा अधिकरण गोरखपुर के अंतर्गत आते हैं। अच्छा जी। अच्छा, इसमें जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति गोरखपुर का रहने वाला है और दुर्घटनाग्रस्त होता है, वो महाराष्ट्र मुंबई में मान लीजिए, तो क्या वो गोरखपुर रेल दावा अधिकरण में मुकदमा दाखिल कर सकता है? बिल्कुल, इसमें जुडिक्शन के 2 पॉइंट होते हैं, एक प्लेस ऑफ एक्सीडेंट और एक प्लेस ऑफ रेजिडेंस। प्लेस ऑफ रेजिडेंस 2 पॉइंट बनते हैं। तो अगर प्लेस ऑफ एक्सीडेंट पे चाहें तो वहाँ भी कर सकते हैं दावा, यानी कि मुंबई में दुर्घटनाग्रस्त हुआ मुंबई में कर सकते हैं। दूसरा प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अगर वो गोरखपुर का रहने वाला है या सपोज़ वो अंबेडकर नगर का रहने वाला, दोनों स्थितियों में गोरखपुर केस फाइल किया जा सकता है, क्योंकि अंबेडकर नगर जिला भी गोरखपुर के ही जुरिडिक्शन में आता है। मतलब वो जो आपके इस समय जो 14 जिले हैं, 14 जिले हैं ना? 14 जिलों में कहीं का रहने वाला है। हाँ। और उसका एक्सीडेंट हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में किसी भी स्थान पर हो रहा है तो गोरखपुर रेल दावा अधिकरण में वो दावा दाखिल कर सकता है। चलिए, बहुत अच्छी जो है जानकारी आपने दिया है। और ये जो रेल यात्री हैं जी, उनके लिए ये बड़ा लाभदायक है। जो हमारा दर्शक जो रेल यात्री होगा, हर व्यक्ति लगभग रेल की यात्रा करता ही करता है, तो इसलिए उसे जानकारी होनी चाहिए कि हम जो है हमारे क्या अधिकार हैं। बहुत सारे लोग हैं इंजर्ड हो गए, पता चला जाके दवा करा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो आपने बताया कि शेड्यूल बना हुआ है जो है कि पैर कट जाएगा तो आपको इतना मिलेगा, एक हाथ कट जाएगा तो इतना मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन क्या इसमें जो दवा इलाज में जो पैसे खर्च होते हैं उसका भी जो है वो कंपनसेट करता है? पेन एंड सफरिंग में कोर्ट की एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है, एक विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं। वो 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए तक कोर्ट दे सकती है। लेकिन दवा इलाज में मूलतः मैंने जो केसेस किए हैं वो देखे हैं कि कोर्ट शेड्यूल्ड इंजरी के अलावा अमूमन 60,000 70,000 प्लस में करके उसको पेन सफरिंग मान लें या दवा इलाज के खर्चे मान लें, भले ही दवा इलाज में उसके 20 लाख 25 लाख हो गए, मिलेगा वही जो प्रोविज़न जो कोर्ट में जो किताबों में मेंशन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें जी, तो एडवोकेट एक्ट जब बना जी, 25 सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था बनाई गई थी। तो उस समय जिन परिस्थितियों में वो एक्ट बना, संभवतः उस समय जिलों की संख्या कम रही होगी, अधिवक्ताओं की संख्या कम रही होगी। बिल्कुल। लेकिन आज की जो परिस्थिति है वो बदल गई है। आज जो है उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, लगभग 4 लाख के आसपास अधिवक्ता हैं। तो अब जो है अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व और बेहतर तरीके से हो सके तो प्रत्येक जिले से एक सदस्य का निर्वाचन हो, प्रत्येक जिले से एक सदस्य निर्वाचित होकर के जाए। कम से कम हर जिले का व्यक्ति ये समझ सके कि वह हमारा भी प्रतिनिधित्व है बार काउंसिल। बिल्कुल, क्योंकि आज 25 सदस्य जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ से कभी आज तक कोई गया ही नहीं। बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ से 5-5 लोग जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो विसंगति है, इसको ये दूर हो, इस पर क्या है आप कहना चाहेंगे? एक्चुअली हमें जहाँ तक वो है, एडवोकेट एक्ट जो बना है 1961 है। हाँ, 61 इन्फोर्समेंट है। 1961, तो वो बीते हुए लगभग 64 साल हो गए। बिल्कुल। और 64 साल में कितने लॉ कॉलेजेस खुले, कितने सारे अधिवक्ताओं की वृद्धि हुई। बिल्कुल। वह बहुत ज़्यादा है। उस समय के हिसाब से 25 लोगों का ही चयन था, तो उस समय के हिसाब से सही था। कुछ संशोधन ये होना चाहिए मेरे विचार से कि जितने ज़िले हैं एटलीस्ट 75 सदस्यों की संख्या या तो 75 कर दिया जाए, या तो 3 जिलों का से निर्धारित कर। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। हाँ। मान लीजिए जब तक नहीं व्यवस्था बन पा रही है 75 लोगों की, 75 तब तक कम से कम जो 25 हैं, 25 या 75 यानी एक मेंबर के जिम्मे 3 जिला निर्धारित कर दिया जाए। इस बिंदु पर अवश्य विचार करना चाहिए कि हर एक जिले से एक प्रतिनिधि एटलीस्ट होना चाहिए। और आने वाले युवा अधिवक्ताओं के लिए, चाहे वो रजिस्ट्रेशन से संबंधित हो या किसी भी तरह की जो भी समस्याएं हो अधिवक्ता वर्ग से, उनके लिए एक सहूलियत होगी कि कम से कम हमारे प्रतिनिधि आगे के 20, 25, 30 किलोमीटर के अंदर हमें मिल ही जाएंगे हफ्ते में एक दिन। मान लीजिए कि आप बार काउंसिल, आप बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, मान लीजिए आप गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, तो बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के मान लीजिए आप मेंबर हैं जी। और अगर आपकी इच्छा हुई कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो आप चुनाव लड़े और पता चला मंत्री बन गए, लेकिन आप चाहें कि फिर अगली बार तुरंत हम रिपीट कर दें तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि गैप जरूरी होता है, 1 ईयर गैप। ये जो है ये नियम बनाया गया है। लेकिन बार काउंसिल देखिए, जो संस्था नियम बनाती है हमारे लिए, अपने लिए वही नियम नहीं है। उनके यहाँ हर बार वो रिपीट करते हैं। अगर वहाँ भी निर्धारण हो जाए
कि बार काउंसिल का मेंबर एक बार निर्वाचित हो गया तो वो कंटिन्यू नहीं करेगा, बिल्कुल, उसे भी एक बार गैप करना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि भ्रष्टाचार पर बहुत सारा लगाम नहीं, यह क्या क्या कहेंगे आप इस पर? निश्चित तौर पे यह बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और मैं इसको वाकई अप्रिशिएट करूंगा। यह बल्कि इस बात को मैं अन्य लोगों के बीच में भी इसको अवश्य रखूंगा कि कहीं न कहीं ये बड़ा अच्छा विषय है और ये होना ही चाहिए। बार काउंसिल के जो भी सदस्य हैं, अगर एक अपना 5 ईयर का टेन्योर अगर पूरा कर लेते हैं, उसके बाद उनको एक गैप होना चाहिए। लोगों ने बात कर लिया, कुछ काम की बातें हो गई, बहुत अच्छी। अब मैं फिर आपके व्यक्तिगत जीवन पर आऊँगा। ये बताइए कि आप जो है वकालत की डिग्री किस सन में आप लिए थे और कब से आप वकालत कर रहे हैं, किस सन से आप बताइए? हम दिसंबर 1997 में मेरी डिग्री मिल गई थी और मार्च 1998 से मैं प्रैक्टिस में सिविल कोर्ट गोरखपुर प्रैक्टिस में आ गया था। अच्छा, तो आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ से हुई थी? महाराजगंज से हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा हमारी क्लास 8 तक गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज से ही हुई। अच्छा, गोरखपुर में? गोरखपुर में। बाकी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई जिसमें हम लोगों को गांव जाना पड़ा, तो मेरी 4 साल की शिक्षा हाई स्कूल और इंटर गांव पे रही। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद पुनः गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीए ग्रेजुएशन से लेकर के एलएलबी तक की डिग्री मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी 98 में आप जो है वकालत शुरू कर दी, यानी 97 में आप लॉ ग्रेजुएट हुए जी। तो अच्छा, ये बताइए कि जब अपने पैरों पर लोग खड़े हो जाते हैं, गार्जियन जो होता है ना, वो कहता है कि अब मेरा लड़का जो है अपने पैरों पर खड़ा हो गया, अब इसे गृहस्थ जीवन में जाना चाहिए, तो आप गृहस्थ जीवन में कब आए? परिणय सूत्र में आप कब बंधे? 98 के बाद या 98 के पहले ही? 2002 जून में अच्छा, मेरी शादी हुई, तो 2002 जून ही। यानी कमाऊ पति थे। वकालत पेशे में कमाऊ क्या कह सकते हैं, लेकिन वकालत पेशे में आने के बाद आप आने के बाद बहुत सुंदर। जो है आपकी पत्नी गृहिणी है या कहीं सेवा में? मेरी पत्नी गवर्नमेंट सेवा में है। अच्छा। वह माध्यमिक विद्यालय में, गवर्नमेंट माध्यमिक विद्यालय में टीचर है। अच्छा, क्या नाम है आपकी पत्नी का? श्रीमती रीना त्रिपाठी। बहुत सुंदर, मतलब ये सेवारत गृहिणी हैं आप? जी जी जी। पत्नी जो है, और एक अधिवक्ता के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बिल्कुल है कि उसकी जो है जीवन साथी, जीवन संगिनी जो है, बिल्कुल एक मजबूत आर्थिक स्तंभ, DIG जिसे कहते हैं, डबल इनकम ग्रुप। डबल नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जो है। अच्छा, ये बताइए कि जो है बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे हैं। अच्छा। बड़ी मेरी बिटिया है, वो करीब करीब 20 साल की हो गई। बेटा है 15 साल का हो गया करीब करीब। अच्छा, तो बच्चे क्या कर रहे हैं सब? बेटिया हमारी MBBS कर रही है, 2nd ईयर में है। अच्छा। और बेटा क्लास 9th में है, पढ़ाई कर रहा है। जी, पढ़ाई, मतलब दोनों अध्ययनरत हैं? अध्ययनरत। तो मेडिकल क्षेत्र में बच्ची को आपने जो है, जी, उसकी इच्छा थी मेडिकल क्षेत्र में? जी। अपनी इच्छा से गई है या सडनली क्या हुआ? ये बड़ा अच्छा रहा। जब वो क्लास 7th में थी तो हमसे बताया कि पापा मेरे यहाँ जो है, मेरी मैम हैं, उन्होंने कहा कि भारत में कार्डियोलॉजिस्ट की संख्या बहुत कम है, तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनूंगी। और वो सपना क्लास 7 से उसने पाल के रखा था। यद्यपि हमारे यहाँ कोई इसकी बैकिंग नहीं है मेडिकल क्षेत्र की, लेकिन फिर भी उसने कहा और उसके सपने बस चूंकि पाल के रखा था, ईश्वर पूरा कराते गए। टीचर जो होता है, टीचर की बात जो है ना जी, बच्चे हम लोग भी तो स्टूडेंट रहे हैं। बिल्कुल। बचपन में अगर टीचर ने कह दिया, गलत ही अगर वो सिखा दिया, जी, जी, तो हमारे गार्जियन 1 लाख कहते रहे कि नहीं ये सही है, हम नहीं मानते थे। टीचर जो है होता है, अब जिसे एक वो आता है, एक अब्राहम लिंकन की एक बात जो है याद आती है। उन्होंने लिखा था अपने एक लेख में कि उनका बच्चा जब पढ़ाई शुरू किया तो उन्होंने हेडमास्टर को एक पत्र लिखा था, और उस पत्र में बहुत सारे सुझाव दिए थे। उन्होंने कहा था कि ये आप बच्चों को बताइएगा, क्योंकि जो टीचर होता है ना, तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत ख्याल आती है कि उन्होंने कहा कि बच्चे को मेरे ये ज़रूर बताइएगा कि वो अपना मस्तिष्क ऊंचे से ऊंचे दाम देने वाले के हवाले करे। जो ज्ञान है उसका, बिल्कुल, जो अपने दिमाग का जो प्रयोग है
उसका वो ज़बरदस्त फीस ले, जो सबसे अधिक फीस दे उसके लिए वो काम करे। बिल्कुल। लेकिन विश्वास और चरित्र को कभी फीस के रूप में कन्वर्ट ना करे, यानी उसको कभी मत बेचे। ठीक बात है। तो ये चीज़ें जो है, जो शिक्षक होता है, शिक्षक तो पथ प्रदर्शक होता है ना। ये माना जाता है कि जीवन में 2-3 रिश्ते ऐसे होते हैं जो हार के खुश होते हैं। जैसे माता पिता जब अपने बच्चे से हारते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं अच्छे से। दुनिया में हर रिश्ता जो है, हर जगह लोग जीत के प्रसन्न होते हैं, लेकिन माता पिता जब अपनी औलाद से हारते हैं तब उन्हें लगता है कि वाह बेटा मेरा जो है, मैंने इस लायक मैं बनाया कि मुझसे भी आगे। तो माता पिता और गुरु, ये 3 रिश्ते ऐसे होते हैं जो अब माता पिता अपने पुत्र से, अपनी संतान से, और गुरु अपने शिष्य से जब पराजित होता है तब उसे लगता है, क्योंकि वहाँ प्रतिशोध नहीं होता है, वहाँ उत्साह होता है, वहाँ अपने ज्ञान पर अभिमान होता है कि चलिए मेरे द्वारा सृजित कोई व्यक्ति, कोई बालक मुझसे भी श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, मेरे द्वारा लगाया गया वृक्ष अब और बढ़िया फल फूल दे रहा है। वो बीज जो है, वो बीज की परिकल्पना यही होती है। अच्छा ये बताइए, जो पारिवारिक व्यवस्था है आपकी, पत्नी आपकी सेवा में है, आप वकालत में हैं, तो अब तो जैसे हाउस वाइफ का जो कंसेप्ट है, हमने देखा बहुत सारे बड़े साहित्यकारों का मैंने देखा है जो है, तो लोग कहते हैं भाई मैं तो हाउस हस्बैंड हूँ मैं तो हाउस हस्बैंड हूँ। तो हाउस वाइफ, आपकी पत्नी कितनी हाउस वाइफ हैं, कितनी परसेंट हाउस वाइफ हैं, कितने प्रतिशत वो हाउस वाइफ हैं, और आप कितने प्रतिशत हाउस हस्बैंड हैं, क्या है सामंजस्य, जरा बताइए। नहीं, इसमें तो बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है। मैं अपनी वकालत के अलावा हाउस से संबंधित रखता ही नहीं, कुछ नहीं, कोई संबंध नहीं। मतलब 1% आप हाउस हस्बैंड नहीं है। 1% नहीं, क्योंकि मुझे घर में क्या हो रहा है इससे बल्कि पत्नी ही हाउस हस्बैंड, हाउस वाइफ जो भी कह लीजिए, मतलब सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं, मंत्रालय की पूरी जिम्मेदारी, पूरी पत्नी ने जो हमें जो सम्मान दिया, जो मेरे माता पिता की जो इन्होंने अभी तक सेवा की है, जो आज निरंतर करती आ रहे, मैं ताजन्म ऋणी रहूँगा। और आपके इस ओपन मंच से मैं कह सकता हूँ कि मेरी पत्नी ने आज भी जो सेवा करती हैं मेरे माताजी पिताजी की, मैं आपके इस खुले मंच से कह सकता हूँ कि मैं वाकई ऋणी रहूँगा। नहीं बिल्कुल, इस युग में और इतनी व्यवस्थाएं, जहाँ की पत्नी जो है भाई, वास्तव में अगर एक सुंदर गृहिणी जी अगर है तो वो संपूर्ण परिवार को जो बिल्कुल एक सुंदर स्वरूप देती है। बिल्कुल। चाणक्य ने तो लिखा है ना कि विद्यामित्रम प्रवासे च भार्या मित्रम गृहेषु च व्यायाधि तस्य औषध मित्रम धर्मम मित्रम मृत्युस्य च। कि विद्या विदेश में, पत्नी घर में, भाई सब लोग साथ छोड़ देते हैं, बिल्कुल पति पत्नी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। ठीक बात। जब कोई व्याधि आती है तो जो दवा होती है, जो औषधि है, वो मित्र बनती है। और जो श्रेष्ठतम कार्य होते हैं, जो धर्म जिसको हम कह सकते हैं, मृत्यु के समय का वही जो है मित्र होता है। बिल्कुल। तो ये जो हमारे संस्कार हैं ना, जो हम कार्य बेहतर करते हैं, वो कार्य जो है हमारे संस्कार बनते हैं। और यही संस्कार जीवन के बाद, जीवन में तो हमें उससे प्रसन्नता मिलती ही है, जीवन के बाद यही साथ में जाता है। बाकी कोई भी संपत्ति, कोई भी वस्तु आप नहीं ले जा सकते हैं। पत्नी जो है अगर संस्कारवान है तो उसके बच्चे भी संस्कारवान हों। बिल्कुल। गीता हमारी प्रमाणित करती है ना इस बात को। बिल्कुल। कि पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगोस्य सद सद्योनि जन्मसु। कि इस प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति के त्रिगुणात्मक गुणों का उपभोक्ता होता है। और जो गुण हैं, जैसे सत है, रज है, तम है, ये गुण है ना, इन्हीं तीनों गुणों के आधार पर जो भी गुण हम धारण करते हैं, इन्हीं गुणों के आधार पर हमारी अगली योनि का निर्धारण, यानी हम अगले जन्म में कहाँ जाएंगे, बिल्कुल, ये हमारे संस्कार तय करते हैं। संस्कार, कर्म, सारी चीजें एक साथ, कर्मों से ही बिल्कुल भाई आप करते हैं तभी ना संस्कार उत्पन्न होता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई कार्य जो है। चलिए, बड़ा सुंदर जो है हम लोग पारिवारिक व्यवस्था पर भी जो है बात कर लिए जो है। अब बताइए, सब जीवन में बहुत सारे जो है कार्य आप किसी भी क्षेत्र में कर रहे हों, लेकिन कुछ हॉबी होती है, कुछ शौक़ होते हैं। किसी को खेलने का शौक़ होता है, किसी को गाने का शौक़ होता है, किसी को कुछ कविता कहानी लिखने का शौक़ होता है। जी। तो जो आपका शौक़ रहा है वो क्या रहा है, क्या बताएंगे? संगीत के क्षेत्र में ही मेरा शौक़ रहा है। और
थोड़ा बहुत वही संगीत गायन के क्षेत्र में कह सकते हैं। नहीं मतलब संगीत सुनना और गुनगुनाना। हाँ, फिल्मी गाने गाना और गुनगुनाना कुछ ऐसे ही हो जाता है। बड़ा जो है जैसे संगीत जो है वो मन को शांति प्रदान करता है, बिल्कुल मन को सुख प्रदान करता है। तो अगर ये शौक है गाना और गुनगुनाना तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। तो कुछ रचना भी करते हैं, कुछ लिखते उखते भी हैं या गुनगुनाते ही हैं? लिखने की 2-4 बार चेष्टा किया, लेकिन न तो समय मिला, न वो कंसंट्रेशन नहीं हो पाया। नहीं तो आता नहीं अगर लेकिन ये है कि जो भारतीय संगीत है, भारतीय फिल्मी संगीत तो सुन भी लेता हूँ, गा भी लेता हूँ। बहुत सुंदर, इजी जो है, बहुत सुंदर जो है। तो जैसे फिल्मों के गाने जो होते हैं, मैं तो अक्सर अपने इंटरव्यू में एक फिल्म का जो है मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, जो है एक फूल दो माली फिल्म का, जिसमें है कि तुम्हें सूरज कहूँ या चंदा, दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तो उसमें जो लाइनें हैं ना, जैसे दूसरी लाइन जो उसका है, दूसरी लाइन है उसमें है कि मैं कब से तड़प रहा था मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी खुशी की बदले चाहे सारी दुनिया ले ले तेरे संग संग झूल रहा है मेरे बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा। तो उसी में एक लाइन, उसकी अगली जो लाइन है कि आज उंगली पकड़ के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, तो मिला तो मुझको मिल गया जीने का एक सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन। और जो आखिरी लाइन है वो कितनी मार्मिक है, वैसे इसकी हर लाइनें मार्मिक हैं। बिल्कुल। उसमें है कि मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तो ऐसा नहीं है, फिल्म के गाने जो है बहुत ही प्रेरणादायी होते हैं। अभी संतोष आनंद जी का वो गाना कि जिंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है। तो इस तरह के जो मार्मिक गाने हैं, तो किस तरह से आप, कौन सा आपका प्रिय गाना है, जरा गुनगुना के हमारे दर्शकों को बताइए। भाई आप तो बहुत गाते हैं, आपका तो मैंने देखा है फेसबुक पर। अच्छा नहीं ठीक बात है। अभी जग में मेरा राज दुलारा आपने ये गाना गाया, तो कहीं न कहीं एक पिता पुत्र का ही वो बहुत सुंदर इसको गा के अगर आप सुना दें तब तो मैं तो इसको खाली वैसे ही जो है मैं व्यक्त करता हूँ। पूरी लाइनिंग तो मुझे इसकी नहीं याद है, लेकिन मैं इसी से रिलेटेड एक और गाना, जैसे इसी का ही है, कह सकते हैं इससे। ये तो सच है कि भगवान है, फिर विधाता की पहचान है, धरती पे रूप माँ बाप का, फिर विधाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है। ये वाह, बहुत सुंदर जो है जी। तो और भी तो गाने आप गाते हैं? गाने तो बहुत सारे हैं, जो भी हैं। एक आधा और बताइए आप, जो है बहुत गानों की जो लाइनें होती हैं जी बहुत प्रेरणा प्रदान करती हैं। गाने जैसे जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जो निर्धन है जो निर्बल है वो है प्रभु का प्यारा, दो दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बहुत सुंदर। इसमें एक लाइन है कि राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। कविता कहानी भी आपने कभी, जैसे मान लीजिए बचपन में बहुत सारी कविताएं होती हैं, बड़ा प्रेरणा प्रदान करती हैं। कुछ कविताएं तो ऐसी होती हैं जो हमेशा मतलब लोकोक्तियाँ बन जाती हैं, समाज में लोग उसका उदाहरण देते हैं। जैसे कविराय जी जो है, गिरधर कविराय की एक कुंडलियाँ जो वो बनाते थे, जिसमें आज भी मतलब लोक में प्रचलित है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनो, जग में होत हसाए, जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मनहीन भावे। तो इस तरह के ये सब कुछ ऐसी कविताएं हैं जो जीवन में जो है जन जन की जो है भाषा बन जाती है।
और तमाम सारे उदाहरण जो है लोग जो है उसके बिना कोई बात पूरी तक नहीं होती है। तो क्या इस तरह की कोई कविता जो आपको आज भी जो है प्रेरित करती हो, कोई बचपन की कविता? नहीं, ऐसी कोई विशेष कविता नहीं है। बचपन में बहुत सारी कविताएं पढ़ी, उसी में बचपन गुजर गया। लेकिन फिर भी रहीमन धागा प्रेम का मत दीजो चटकाए, ये है मेरे लिए। वाह, बहुत सुंदर जो है, बड़ा ही ये रहीम का दोहा हो, कबीर हो जी, रहीम का दोहारा, और उसको मैं अमल करता हूँ। दूसरा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटुम छवाए, इन दो पे मैं अवश्य अमल करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बिन साबुन पानी बिना निर्मल होत सो है जी। निंदक नियरे राखिए। आलोचना का जीवन में बड़ा महत्व होता है जी। आलोचना हमारे जीवन को परिष्कृत करती है जी। जब भी कोई व्यक्ति जो है, आप सौभाग्यशाली होते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी कमियों को आपके सामने रखता है, बिल्कुल, और आपको अवसर देता है कि आप उसमें सुधार करें। बिल्कुल। और ये सुनने की ताकत, क्षमता सब में नहीं होती है। बिल्कुल। और ये चीज़ें आनी चाहिए। आज ये चीज़ें अपने जीवन में इसको आत्मसात करना। मैंने अपने मतलब चैम्बर में, आप अगर कभी आइएगा अवश्य देखिएगा, मैंने एक स्लोगन लिखा रखा, यदि आप हमारी सेवा से संतुष्ट नहीं हैं तो मुझसे कहें, यदि आप मेरी सेवा से संतुष्ट हैं तो औरों से कहें। औरों से कहें, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझसे ना कहें, बहुत सुंदर है। आप अगर मेरी सेवा से संतुष्ट तो औरों से कहें। औरों से कहें, और संतुष्ट नहीं है तो आप हमसे बताएं। हमसे बताएं, हम उसमें सुधार करेंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर है। बिल्कुल, ये तो उसी तरह से है। हाँ। कि जैसे किसी ने कहा, बहुत ही चिंताग्रस्त अवस्था में किसी शासक ने कहा था अपने किसी मंत्री से कि आप एक ऐसी लाइन लिख के हमारे सामने दीजिए कि मैं दुख में अगर उसे पढ़ूं तो प्रसन्न हो जाऊं, बिल्कुल, और प्रसन्नता में अगर मैं पढ़ूं तो दुखी हो जाऊं। तो एक लाइन जो है लिखा, जो है उसके मंत्री ने लिखा था कि ये वक्त गुजर जाएगा। अरे क्या बात है। ये वक्त गुजर जाएगा, यानी अगर दुख में है तो आप बस उस लाइन को पढ़िए, ये वक्त गुजर जाएगा, प्रसन्न हो जाएंगे। खुश हैं तो और बहुत अगर प्रसन्न है और बहुत खुशी में है, बहुत विलासिता में है, तो फिर वो लाइन पढ़िए। अरे क्या बात है। ये वक्त गुजर जाएगा। तो बहुत बढ़िया, ये चीज़ें जो है बहुत सुंदर जो है। अच्छा, आप तो गोरखपुर में एक तरह से बचपन भी आपका गुजरा। बिल्कुल। लेकिन जो है महाराजगंज जनपद में आपका मूल निवास है। तो गोरखपुर शहर आपको कितना बढ़िया लगता है? गोरखपुर के बारे में, गोरखपुर की यादों को कितना आप अपने साथ रखते हैं? नहीं, गोरखपुर कितना गौरवान्वित होते हैं? निश्चित तौर पे हमारा गोरखपुर बहुत बढ़िया है। यहाँ मेरा बचपन गुजरा है, एक एक गलियों से वास्ता है। गोरखपुर की एक माटी की महक है, जो हम लोग कहीं बाहर से आते हैं तो एक बार जब गोरखपुर आते लगता नहीं अपने शहर आ गए। हमने तो अपने शहर के लिए कुछ लाइन खुद अपने लिखा है कि हम बाबा गोरखनाथ की धरती गोरखपुर के वासी हैं, संक्रांति पर्व खिचड़ी मेला मेरी पहचान निराली है। बिल्कुल है भीम सरोवर कुंड यहाँ सब व्याधि विनाशक पानी है, उन्हीं की राख प्रसाद यहाँ जन जन इसका अधिकारी है। ताल रामगढ़ अति सुंदर नौकायन दृश्य नजारा है, आध्यात्म ज्ञान का सागर गीता प्रेस हमारा प्यारा है। राजघाट पर राम घाट, राप्ती तट पावन धारा है, बुद्ध लिए अवतार लुम्बिनी शयन भी कुशी नारा है। मगहर की धरती है कबीर जन जन ने उन्हें पुकारा है, बिस्मिल ने चूमा फंदा बंधु वीर सिंह अभिमानी है, यह प्यारा भारत देश हमारा महिमा इसकी नारी है। ये पता चलना चाहिए कि हम गोरखपुर के वासी हैं। गोरखपुर के वासी हैं। अच्छा, आपका जो सामाजिक कार्य है, अभी जो बातचीत के दौरान आपने जिक्र किया, कोई ग्रुप आपका है जो ऐसे ही कुछ, जैसे हम लोग का मॉर्निंग वॉक का ग्रुप है, या एक सूत्रता ग्रुप है, द ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स है, या हम लोग का 97 बैच एडवोकेट्स है। तो कई तरह के ग्रुप हैं जहां हम लोग कुछ कुछ सामाजिक कार्य करते रहते हैं। आध्यात्म आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है? ईश्वर के प्रति जो आस्था है आपकी, पूजा पाठ क्या है उसमें, किस तरह से आप अपने आप को, इसको अपने जीवन में किस तरह से इसको आप शामिल करते हैं? देखिए, जो उम्र के हिसाब से जो आश्रम वर्ण व्यवस्था की गई थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो अभी हम लोग उस हिसाब से अभी गृहस्थ आश्रम में चल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा तो मैं आध्यात्म में कह सकते हैं या पूजा पाठ कह सकते हैं, बहुत समय तो नहीं दे पाता। लेकिन हाँ, ये है कि आत्मिक रूप से बहुत ज़्यादा है, और मैं वाकई आस्थावान व्यक्ति हूँ। ईश्वर में भरपूर आस्था है। जहाँ काम
लगता है कि हमसे नहीं बन पाएगा, वहाँ मैं ईश्वर पे छोड़ देता हूँ। हे ईश्वर आप साथ देंगे, जो भी देना होगा ईश्वर साथ देंगे। चलिए, बहुत सुंदर जो है जीवन जो है, जो कहा गया ना कि आशाएं ऐसी हों जो मंजिल तक पहुंचा सकें, और मंजिल ऐसी हो जो जीवन जीना सिखा दे। बिल्कुल। और जीवन ऐसा हो जो अपनों की पहचान करा दे। तो यही है हम लोगों की बातचीत का क्रम भी है। बहुत बढ़िया। कि हम जो है जीवन के प्रत्येक चरण पर किसी अच्छे व्यक्ति से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, अच्छा लगता है, उनसे कुछ हम सीखते हैं, कुछ हमसे आप सीखते हैं। तो यही क्रम है। बड़ा सुंदर लगा बातचीत जो है। हम लोग जो है बहुत लंबा समय हमें लगता है कि हम लोग बातचीत कर लिए, लेकिन ये देखिए पता नहीं चल पाया। बिल्कुल। द्वारकाधीश मणि जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया और हमसे बातचीत किया। हमारे दर्शकों को बहुत सुंदर सुंदर बातें आपने बताया। बहुत इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।